तो एकता कितनी है, हम चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कि 2029 पे भारतीय जनता पार्टी का 15 साल पुराना अजय किला ताश के पत्तों की तरह ढहने जा रहा है? क्या सत्ता के गलियारों में मोदी युग का अंत बेहद करीब आ चुका है? जी हाँ, भारतीय राजनीति में एक ऐसा प्रचंड बवंडर उठ रहा है जो दिल्ली की गद्दी को हिलाकर रख देगा। ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि 38 करोड़ का वो अदृश्य और खतरनाक डिजिटल वोट बैंक है जो ईवीएम का बटन दबाते ही भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। 25% आबादी का ये एक अकेला प्रचंड वोटिंग ब्लॉक अगर एक साथ सड़क पर उतरा तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सोशल मीडिया मशीनरी को पानी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो क्या वाकई 2029 में भाजपा की कुर्सी छीनने की अंतिम पटकथा लिखी जा चुकी है? नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज डेमोग्राफिक बदलाव की। 2029 की लोकसभा चुनाव में देश का 38 करोड़ जेनजी मतदाता पहली बार देश की किस्मत का फैसला करने जा रहा है। पीढ़ी पारंपरिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या सिर्फ खोखले भाषणों के झांसे में आने वाली नहीं है। पिछले कुछ सालों में नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में सालों साल देरी और लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने इस युवा वर्ग के भीतर एक ऐसा जन आक्रोश पैदा कर दिया है जो अब सीधे तौर पर सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। आज का युवा ये सवाल पूछ रहा है, व्यंग कर रहा है और मीम्स और रील्स के जरिए एक नया नैरेटिव गढ़ रहा है। इस खास विश्लेषण में आइए गहराई समझते हैं कि आखिर क्या है वो बड़े कारण जो 2029 में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी हार का कारण बन सकते हैं, और क्या भाजपा के पास इस प्रचंड युवा आक्रोश से बचने का कोई रास्ता बचा है। देखिए, राजनीति के गलियारों में भाषण चाहे जो भी हो, लेकिन इस 38 करोड़ की आबादी के दिल में एक गहरा आक्रोश जरूर सुलग रहा है। जेनजी के लिए चुनाव का मतलब केवल विचारधारा या नेता का आकर्षण नहीं है, उनके लिए चुनाव का सीधा संबंध है अपने भविष्य से। आज देश का युवा रियल जॉब्स और स्थायी करियर की मांग कर रहा है। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं, सरकारी भर्तियों में सालों साल की देरी और योग्यता के बावजूद बेरोजगारी का दंश, इन वजहों ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जब लाख कोशिशों के बाद भी एक युवा की सालों तक मेहनत कागज के टुकड़े की तरह नीलाम हो जाती है, तो उसका गुस्सा केवल सिस्टम पर नहीं, बल्कि उस सिस्टम को चलाने वाली सरकार पर फूटता है। सरकार का युवाओं के इस जायज आक्रोश को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर टाल देना या आंदोलन को दबाने की कोशिश करना, इस गुस्से की आग में घी डालने जैसा है। जेनजी अब सिर्फ डिग्रियां नहीं बांटने वाली नीतियां चाहती है, वे अब एक ऐसा पारदर्शी माहौल चाहती हैं जहां उसकी मेहनत का सम्मान हो। 2029 के चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये पीढ़ी उनके पारंपरिक वोट बैंक के ढर्रे में फिट नहीं बैठती है। जेनजी जातिगत समीकरणों या पारंपरिक धार्मिक ध्रुवीकरण पर आंख मूंद कर मुहर लगाने की मूड में बिल्कुल नहीं है। इनका नजरिया बेहद न्यूट्रल, प्रैक्टिकल और ओपन माइंडेड है। जहां पिछली पीढ़ियां भावनात्मक मुद्दों और राष्ट्र के भव्य नैरेटिव पर लामबंद हो जाती थी, वहीं ये नई पीढ़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डिजिटल करियर और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सबसे ऊपर रखती है। इनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ सीमा सुरक्षा या सांस्कृतिक गौरव नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या उनका देश उन्हें विश्व स्तरीय अवसर और आधुनिक जीवन स्तर दे पा रहा है। यही वजह है कि पारंपरिक मुद्दों के सहारे चुनाव जीतने का पुराना फॉर्मूला इस 38 करोड़ के वोटिंग ब्लॉक के सामने बेअसर साबित हो सकता है। राजनीतिक प्रचार का मैदान भी अब बदल चुका है। भाजपा के जिस सोशल मीडिया मशीनरी और आईटी सेल ने 2014 और 2019 में फेसबुक और एक्स के जरिए चुनाव का रुख मोड़ा था, वही इस पीढ़ी के सामने बेअसर होता दिख रहा है। जेनजी फेसबुक से दूर इंस्टाग्राम रील्स, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो कल्चर में जीती है। इस पीढ़ी को ऊपर से थोपे गए राजनीतिक विज्ञापन, बड़े बड़े भाषण और स्पॉन्सर नैरेटिव जरा भी प्रभावित नहीं करते। ये लोग स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स, मीम और व्यंग के जरिए अपनी राय बनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल आंदोलनों ने ये साबित कर दिया है कि ये वर्ग किसी एक राजनीतिक दल से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये पल भर में व्यंग और मीम्स के जरिए किसी भी स्थापित नैरेटिव की धज्जियां उड़ा सकते हैं।
यानी अब सिर्फ टीवी विज्ञापनों और बड़े बड़े बैनरों से इस पीढ़ी का मन लुभाया नहीं जा सकता है। हालांकि इस राजनीतिक तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी और भाजपा को 2019 में पूरी तरह खारिज कर देना इतनी जल्दबाजी हो। विपक्ष भले ही युवाओं के इस गुस्से को अपनी जीत की गारंटी मान रहा हो, लेकिन भाजपा ने भी इन चुनौतियों को भांपते हुए अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद इंस्टाग्राम पर हाय फ्रेंड्स जैसे कैजुअल और रॉ अंदाज में रील बनाकर युवाओं से सीधे जुड़ने का मेकओवर शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी एक बेहद अनोखी रणनीति पर काम भी कर रही है। जेनजी के माता पिता यानी मिलेनियल्स और जेन एक्स को साधना भाजपा खुद एक सुरक्षित, अनुशासित और संस्कारी विकल्प के रूप में पेश कर रही है, जो चिंतित माता पिता को ये विश्वास दिलाती है कि देश का भविष्य सही और मजबूत हाथों में है। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए विश्वविद्यालयों में सीधी पकड़ बनाने का भी काम तेजी से जारी है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2029 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित चुनाव होने जा रहा है। 38 करोड़ का ये विशाल युवा वर्ग किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई बंधुआ वोट बैंक नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आने वाले सालों में रोजगार के पुख्ता साधन बनाने, पेपर लीक जैसे घोटालों पर पूर्ण विराम लगाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम रहती है, तो ये 38 करोड़ का डिजिटल नेटिव वोट बैंक निसंदेह सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बनेगा और कुर्सी भी छीन सकता है। लेकिन अगर सरकार समय रहते जमीन पर ठोस नतीजे देने में कामयाब होती है तो यही युवा उनका सबसे बड़ी ढाल भी बन सकता है। 2029 में जीत केवल बड़े बड़े दावों से नहीं बल्कि इस डिजिटल पीढ़ी का भरोसा जीत कर ही हासिल की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2029 की कुर्सी पर किसका राज होगा? क्या जेन जी सही से चुनाव कर पाएगी? क्या जेन जी सही लोगों को वोट देगी? फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।